मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं 2016 बैच सीएससी आईपीएस ऑफिसर हूँ वेस्ट बंगाल काडर में। यूपीएससी की जर्नी मैंने स्टार्ट करा था। लकीली मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर किया। तो 2014 में पास आउट हुआ था मैं आईआईटी कानपुर से। उसके बाद एक साल दिल्ली में प्रिपेयर किया और 2015 का एग्ज़ाम दिया था। 202 मेरी रैंक थी। मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी और आईपीएस वेस्ट बंगाल काडर मुझे मिला था। तो बेसिकली आई वांटेड दिस टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन। A few things about how to start for prelims and how to start with mains preparation. I'll tell you what I did. सबसे पहले एक चीज़ आप जान लें सब लोग कि यूपीएससी क्रैक करने का कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक सही तरीका नहीं है, कोई एक ज़्यादा सही तरीका नहीं है। हज़ारों तरीके हैं, सबका अलग अप्रोच होता है और हर अप्रोच सही है जिससे भी निकल जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मन में दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ये एग्ज़ाम सिर्फ पेपर पे नहीं होता है, ये एग्ज़ाम मन में होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि यू हैव टू परसिवर अ लॉट। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिस एग्ज़ाम इज स्प्रेड अक्रॉस 1 year, sometimes more. So this is a test of perseverance more than just what people see it as a test of content. So you have to start from the syllabus. There are many times we have heard that UPSC के लिए you have to know everything under the sun. Well, this is not true because there is a set syllabus that UPSC has. So there is, if you prepare from the syllabus, then you basically get guided by what you have to do. Otherwise, it gets very random. तो आप सिलेबस से तैयारी स्टार्ट करिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेबस आप डाउनलोड करिए। ऑप्शनल आपको कौन सा चूज़ करना है, ऑप्शनल के लिस्ट देखिए और ऑप्शनल्स के जो सिलेबस हैं वो देखिए। उसके बाद आपको कौन सा आपके लिए सही है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, देन यू गो अहेड विद इट। डिसाइड योर ऑप्शनल वंस। दैट इज़ मेरा अप्रोच ये है कि एक बार ऑप्शनल डिसाइड कर लो तो उसके बाद उसे चेंज मत करो। चाहे उसे डिसाइड करने में, फाइनल करने में कुछ ज़्यादा टाइम भी लग जाए, दैट डजंट मैटर, बट वंस इट इज़ डिसाइडेड देन स्टिक टू इट। सो आई हैव I'll start with the questions also and I'll give you a brief syllabus से तो start करना ही है। तो UPSC time has asked me to take this live session for aspirants. So if you have any questions, we'll take that also. Basic questions जो generally रहते हैं कि कैसे start करें preparation और क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं पहले बता दूंगा and then we will take questions. सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सिलेबस से आप स्टार्ट करें। अब सिलेबस है प्रीलिम्स, मेंस एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक फॉर इंटरव्यू एक्सेप्ट योर फॉर्म्स दैट यू फिल।
that is a very later stage. I don't want to cover the interview portion right now. What I'll cover is prelims and mains. So prelims में आप क्या करेंगे, आप syllabus डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास कितना टाइम है प्रिपरेशन का, और उस हिसाब से आप प्रीलिम्स में यू विल स्टार्ट विथ द टॉपिक्स. टॉपिक वाइज बुक रखने का मतलब है कि आप हर एक सब टॉपिक का एक स्पेसिफिक बुक, जो भी, या कोई एनसीईआरटी हो, या अगर हिस्ट्री के लिए मैंने फॉलो किया बिपिन चंद्रा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, या इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या पुरानी वाली एनसीईआरटी 12th की, जो आज बुक भी है ऑलरेडी बिपिन चंद्रा की. तो वो आप सिलेबस के हर एक छोटे पोर्शन को एक स्पेसिफिक बुक में लगा देंगे कि ये पोर्शन इस बुक से कवर होगा, या ये पोर्शन इस बुक के इस पार्ट से कवर होगा. बहुत बार इट्स नॉट नेसेसरी कि द एंटायर बुक इज़ relevant for your syllabus, for your preparation. So you may not need to go through the entire book. You just have to go through a few chapters which will be there in some books of NCERT of sociology, which is not relevant for general studies except for those who have sociology optional, which we can, of course, which is a very specific thing. So like this, you have to match a portion of the syllabus to a portion of a book, or a book from where you're going to get that content. It can be any online content as well. तो ये आप पहले करेंगे. ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितना टाइम है. उस टाइम को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये सारे बुक्स प्रिपरेशन का आप उसमें डालेंगे. I generally prefer to have 3 to 4 slots of 3 to 4 hours, so per day, and every slot you can have a different subject, so your mind is also fresh. बट जो ये क्वेश्चन एक आता है कि कितने घंटे पढ़ने से सही रहेगा, कितने घंटे नहीं पढ़ना है, ये आई थिंक मेरा ये अप्रोच है कि आपको 24 आवर्स देना है प्रिपरेशन को. 24 आवर्स प्रिपरेशन को देने का ये मतलब है कि चाहे आप किसी समय नहीं पढ़ रहे हो, बुक के सामने ना हो, बट आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहना चाहिए. अलर्ट एंड एक्टिव and aware that you are preparing for this exam. So you constantly remind yourself that you have set a target and you have to achieve that target. You can take a break, but that break should make you realize that you're going to come back stronger in your next stage of preparation. So this is how you prepare for prelims, and also same approach for mains as well, but syllabus से ही आपको मैच करना है टॉपिक को, और उसके बाद ऑप्शनल से ही मैच करना है. ऑप्शनल के हर एक छोटे पार्ट को आप किसी बुक से मैच करेंगे जहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा जो सिलेबस से मैच कर रहा होगा. दिस मैचिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. वंस यू डू दिस मैचिंग, देन यू डोंट हैव मच टू डू, बिकॉज बुक्स, एक टॉपिक के हज़ारों बुक्स हैं, बट आपको एक ही पढ़ना है. आपके पास ना तो टाइम है 2 बुक पढ़ने का एक टॉपिक का, ना ही आपको ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं कि हर टॉपिक को बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. हर टॉपिक के बारे में जितना यूपीएससी आपको कह रही है, और कैसे कह रही है, सिलेबस के माध्यम से, उतना आपको पता होना चाहिए, और वो किसी एक अच्छे बुक में आपको मिल जाएगा. अच्छे बुक या नोट्स वो आपको ढूंढना है, वो मैचिंग आप कर लें, आपका आधा काम ख़त्म है. फिर आपको उसको बस अपना जितना टाइम आपके पास है उसमें बैठा के स्लॉटिंग करके और उसको किसी तरह से ख़त्म करना है. रिवीजन आप 1 कर सके, 2 कर सके, 3 कर सके, जितना कर सकें उतना बेटर है.
एक ऑप्शनल के लिए मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताऊं कि ऑप्शनल के आप खुद के नोट्स आपको बनाने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई भी ऑप्शनल चुना है, कोई भी ऑप्शनल चुना है, तो उसके अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद योर ओन नोट्स, वो सारे बुक्स से पढ़ के उसको एक उसके जितने डायग्राम्स हैं वो भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड करें, अपने जितने फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उसे भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें और ऐसे नोट्स बना लें आप कि आपको ऑप्शनल के रिवीजन के लिए और कोई बुक देखने की, खोलने की ज़रूरत ना पड़े। यू कैन कंप्लीट योर ऑप्शनल रिवीजन ओनली थ्रू योर ओन नोट्स। दिस विल टेक टाइम, certainly this will take time, but once it is done and the best it is done, जितना भी टाइम लगे, जितना अच्छा आप इसे कर पाएंगे, आपका ऑप्शन उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज ऑफ कोर्स माय अप्रोच दैट आई रिकमेंड। नाउ फॉर प्रीलिम्स, once you are doing your syllabus and there are 2-3 months, 5 months, 4 months left, say 4 months, then you should start mock tests. Mock test is also very important for prelims. In mock test, आपको मॉक टेस्ट के में कितने नंबर मिल रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मॉक टेस्ट के बाद आपकी लर्निंग कितनी हो रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट यू शुड एनालाइज योर क्वेश्चन पेपर and all the 4 options that were with one question. That way what happens is you get 400 things to work on. Suppose a question is there which has 4 options, so 4 options are somewhat related to the question, relevant in some way. Now what happens is when you analyze those 4 options, उसका आंसर तो एक ही होगा, बट बाकी तीनों के बारे में भी आपको कुछ आइडिया मिलेगा। चाहे आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आता हो, आपने गलत आंसर किया या आपने नहीं आंसर किया, फिर भी आपको 4 ऑप्शंस मिल गए, 4 वर्ड्स ऐसे मिल गए जो आप गूगल करेंगे, पता करेंगे ये क्या थे, इनके बारे में, ये क्यों इस पेपर में पूछा गया, क्यों यूपीएससी से सिलेबस से लिमिट है ये, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। 400 एक किसी भी मॉक टेस्ट से आपको 400 ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। This is very important. This analysis of a mock test is very important, much more important than actually checking out कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं mock test में. Now this part is of prelims. For mains, answer writing. Answer writing, I think if you get time before prelims, कभी before suppose prelims is in October. Now we are in August now. सो फ्रॉम नाउ टू अक्टूबर 2 महीने बचे हैं। 2 महीने आपको मेंस के आंसर राइटिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए। लास्ट 2 मंथ्स और प्रीलिम्स के पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस करें केवल, मगर अभी से और 2 महीने पहले से, यानी कि प्रीलिम्स से अगर आपके 4 महीने पहले आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आंसर राइटिंग स्टार्ट आप करें। बट मेन आंसर राइटिंग जो आप अगर मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करते हैं मेंस के लिए, दैट यू कैन डू आफ्टर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से मेंस का जो टाइम होता है लगभग 2.5-3 महीने मिलते हैं। वो 3 महीने आप आंसर राइटिंग परफेक्शन करें, आप ऐसे परफेक्शन करें जितना भी आप कर सकते हैं। देयर आर मेनी गुड साइट्स ऑनलाइन ऑल्सो एंड विच गिव यू अ पीयर कंपैरिजन फॉर आंसर्स दैट यू हैव रिटन। तो वो आंसर राइटिंग आपकी तब डेवलप हो सकती है इफ़ यू डोंट हैव टाइम। आई एम सेइंग सपोज यू आर, अगर आप ऑलरेडी 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, देन इन दैट केस you can always you always have an idea about answer writing. You can also give time to answer writing before prelims, so that is a different issue. And of course I will recommend that at least 2 test series you must join for mains, एक ऑप्शनल के लिए मिनिमम और एक मेंस के लिए। तो ये 2 टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे रियल टाइम हो, जा कर के देना हो, तो दैट ऑलवेज हेल्प्स। और क्वेश्चंस जब आप लिखेंगे, यानी कि कोई टेस्ट आप देंगे, मॉक टेस्ट जब देते हैं, तो आपको जितना सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आप दे पाएंगे,
यानी कि जितना एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में आप दे पाएंगे उतना आपको बेटर रहेगा, बिकॉज यू वोंट फील नर्वस एट द टाइम ऑफ the real exam, the final exam. You'll be used to this. So this is another very important point. NCERT हो या कोई बुक हो, अभी everything is relevant, but you have to find which is best for you. Last time I remember I was guiding a student, तो उसने मुझे बोला कि I always recommend बिपिन चंद्रा for history. बट उसने बोला कि दे वांटेड टू गो थ्रू स्पेक्ट्रम, सो इट्स गुड इनफ. आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट द इशू. व्हाट यू थिंक इज़ बेस्ट, वन बुक, गो थ्रू इट कॉम्प्रिहेंसिवली, अंडरलाइन, मेक नोट्स, तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए. और उस बुक को आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको 7 दिन लगेंगे, 8 दिन, 10 दिन लगेंगे पहली बार पढ़ने. बट अगर आप दूसरी बार पढ़ें या रिवीजन करें जब, देन इट शुड टेक यू 2 days. थर्ड रिवीजन करें तो इट शुड टेक यू 3 or 4 hours. इस तरह का एक आपको बुक में ही नोट्स और पॉइंट्स लिख लेने पड़ेंगे, या खुद के नोट्स अगर बनाने हैं उससे. तो जो बुक्स नोट्स वाइज ही हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत इज़ प्रीटी मच बुलेट पॉइंट्स फॉर्मेट में है, इजी टू अंडरस्टैंड है. उसके आप फिर से नोट्स खुद से बनाएंगे, दैट डजंट मेक सेंस. लक्ष्मीकांत में आप अंडरलाइन करिए, मार्क कर लीजिए. और जो बहुत नॉवल टाइप है उनमें आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए या साथ में लिख लीजिए कहीं पर, या उससे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अगर है तो उससे नोट्स बना लीजिए उसके. ठीक है. तो बुक लिस्ट I think is available anywhere, and there is no single book list because multiple sources will recommend multiple book lists. So what I said is very important is that you have to finalize this matching. Start from the syllabus कि ये syllabus का जो point है ये मुझे इस book से मिल रहा है. और अगर आप और chapter wise भी कर सकें, that's even better. ये point, ये सब point, सब topic syllabus का मुझे इस book के इस chapter से मिल रहा है. That's best. That matching is very much required. Then you go for mock tests, then you go for revisions. This is the approach for prelims and mains. And optional finalization, I have told that check out the syllabus of optionals. Optional का syllabus check करिए, optional के question papers last years के check करिए, और अपने लिए जो सही लगे वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, rather than कि कौन सा ऑप्शनल इजी है और कौन से ऑप्शनल में लोग सिलेक्ट हो रहे हैं. ऐसा नहीं होता है कि किसी ऑप्शनल में लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं. इट डजंट मेक, मतलब दैट्स एक्चुअली रॉन्ग कंसेप्शन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हर ऑप्शनल से सिलेक्शन होते हैं. ठीक है, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म. सो माय ऑप्शनल वाज एंथ्रोपोलॉजी. आई रियली लाइक्ड एंथ्रोपोलॉजी, तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी फाइनल किया. Went through the syllabus, I went through the last year's question papers, and then I really liked it. So I had even made my own anthropology notes, so which really helped me to clear the exam. Now if there are any questions, newspaper कैसे पढ़ना है? Newspaper पढ़ने के लिए, यानी कि newspaper यानी कि current affairs. Current affairs, एक तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं. न्यूज़पेपर आप हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, या जो भी न्यूज़पेपर आपको ठीक लगता हो. ऑफ कोर्स रिकमेंडेड इज़ इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू. देन शुरुआत में अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, देन इट विल टेक टाइम, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस से रिलेवेंट है कि नहीं जो न्यूज़ में आया है. इफ़ इट इज़ रेलिवेंट यू रीड इट, इफ़ इट इज़ नॉट रेलिवेंट यू जस्ट इग्नोर इट. तो ये फर्स्ट इनिशियली एक पेपर पढ़ने में कई बार 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएंगे. फिर 2 महीने बाद वही पेपर पढ़ने में, वैसे ही पेपर पढ़ने में आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिस से आपको ईजी होता जाएगा. बहुत सारे टफ एडिटोरियल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रीड व्हाट इज़ रेलिवेंट इन द सिलेबस. अगर वो सिलेबस से लिंक्ड है तो आप उसको पढ़ें, अगर वो नहीं है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दें. करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं,
जो 1 महीने के करंट अफेयर्स को आपको रिवाइज़ करा देगा। कुछ आपसे छूट गया है तो वो दे देगा। वेबसाइट्स हैं जो डेली के करंट अफेयर्स भी डालते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। देन PIB को आप फॉलो कर सकते हैं, pib.nic.in। सो ऑल गवर्नमेंट न्यूज़ कम्स इन PIB। नाउ इन दिस ऑल्सो यू हैव टू फिल्टर आउट कि कौन सा आपके लिए सिलेबस से रिलेवेंट है, कौन सा न्यूज़ नहीं है, और जो नहीं है उसको आप छोड़ दें। CSAT के लिए आप, देयर इज़ अ क्वेश्चन, CSAT की तैयारी कैसे करते हैं। CSAT के लिए आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट्स प्रैक्टिस करें। CSAT के लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न यानी कि एक क्वेश्चन आएगा स्पीड का, एक क्वेश्चन आएगा कॉम्प्रिहेंशन के, एक वोकैबुलरी टेस्ट करने का, एक क्वेश्चन आएगा नंबर पैटर्न के ऊपर। तो इस तरह के एक बेसिक सेट है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सुविधा होगी। CSAT की बेस्ट प्रैक्टिस एक्चुअली प्रैक्टिस पेपर्स ही हैं, मॉक टेस्ट हैं। अगर आप 25-30 पेपर्स प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 25-30 इज़ अ ह्यूज नंबर। आई थिंक ओवरऑल अगर आप 12 मैक्सिमम 12 पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं CSAT के, आई थिंक यू शुड बी इन अ गुड स्टेज टू अंडरस्टैंड द pattern of questions. And once you understand those questions, if you are feeling underconfident in some particular type of question, then you can practice those types of questions. Just Google टाइम टेबल कैसे बनाना है। ये जैसे मैंने बताया कि आप यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर डे इन 4 स्लॉट्स, ठीक है, 3-4 स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू कैन डू बेस्ट। तो उसमें आप स्लॉट कर लें कि इस स्लॉट में मुझे ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। एक प्रीलिम्स के लिए 2 स्लॉट रहेंगे, एक स्लॉट ऑप्शनल का रहेगा, एक स्लॉट करंट अफेयर्स का रहेगा। तो आपके 3-3 घंटे के अगर बनते हैं ऐसे, उसको आप लॉन्ग टर्म प्लान कर लें कि 6 महीने में ये टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर 3 महीने में ये कवर कर लूँगा, 1 महीने में ये हो जाएगा। और इस तरह से लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में आना पड़ेगा आपको। फिर 1 वीक में ये हो जाएगा, और उसके बाद 1 दिन में नेक्स्ट डे ये करना है। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू इट। ऑफ कोर्स देयर आर n number of approaches and all are equally good. Whichever suits you best, you can do that. किसी टॉपिक को कितने डेप्थ में रीड करना है ये तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, और जितना सिलेबस में लिखा है उस पर डिपेंड करता है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो कॉमन एक सेइंग है कि UPSC के लिए यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन, ये सब जिससे सही नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिलेबस दे दिया गया है, वो सिलेबस चाहे जितना ही वास्ट हो, बट उसमें स्पेसिफिक टॉपिक में लिखा हुआ है कि ये आना चाहिए, तो आप सिर्फ वही पढ़िए ना, और जितना उसमें लिखा है उतना ही पढ़िए। वाई टू गो फॉर एक्स्ट्रा करना, तो आपके पास टाइम है ना, आपको ज़रूरत है। तो आध्यात्मिक आप बाद में हो जाएंगे, पहले तो एग्ज़ाम निकालना है। ये है ना कॉन्सेप्ट कि सब कुछ आना चाहिए, ज़रूरी नहीं सब कुछ आना, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो लिखा है वो आना चाहिए, वो आएगा, लिखेंगे, मार्क्स लेंगे, क्लियर करेंगे, चुप एकदम चलते बनेंगे, ठीक है ना। हीरो बनना ही नहीं है। हिंदी मीडियम से भी अच्छी रैंक आ सकती है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे बैचमेट्स दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम से भी अच्छी रैंक लाते हैं, क्यों नहीं आया। ऑफ कोर्स कोई भी मीडियम, दैट इज़ इररिलेवेंट। NCERT आपको कवर करने पड़ेंगे, तो NCERTs आप जनरली 8th स्टैंडर्ड से NCERT कवर कर सकते हैं। मोस्टली 8th स्टैंडर्ड, 8th या 9th स्टैंडर्ड से NCERT आप उठा सकते हैं। अगर हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं तो आपको NCERT की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज्योग्राफी के लिए आप NCERT कवर कर सकते हैं, ज्योग्राफी की NCERTs अच्छी हैं, इसके साथ GC लियोंग के साथ। विदाउट कोचिंग तो प्रिपरेशन हो ही सकती है, कोचिंग से आपको यही गाइडेंस मिलती है जो आपको ऑनलाइन आजकल सब जगह मिल रही है।
अगर और कोई क्वेश्चन है तो हम लेंगे, अदरवाइज आई थिंक एक प्रिलिमिनरी सेशन जो जस्ट एक टच कर रहा हो कि कैसे स्टार्ट करना है या क्या अप्रोच रखनी है यूपीएससी के लिए, और जो मैंने रखा था बेसिक वो मैंने बताया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लगे रहें, ठीक है। ये एग्ज़ाम कंटेंट का कम है और आपकी दृढ़ता का, आपके निश्चय का ज़्यादा है। ये आप हार नहीं मानना है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी है और जीतनी है, जब तक ये क्लियर नहीं होता। सो दिस इज़ माई अप्रोच। थैंक यू फॉर दिस सेशन। UPSC time can do the processing of this video in whatever way.